ठीक होने का प्रोसेस क्या है? कितने प्रतिशत लोग जो हैं वो कैंसर से निजात पा रहे हैं? कितने समय में पा रहे हैं? कोई व्यक्ति जो है अगर सर्जरी से पहले आयुर्वेद में आना चाहता है, उसे बोल दिया गया है कि रेडिएशन कराना है, कीमो कराना है, वहीं पर वो दूसरी तरफ कीमो को चुने, तो किसकी तरफ जाना चाहिए आपके हिसाब से? किसकी तरफ उसे चुनना चाहिए? किसी भी अच्छे आयुर्वेदाचार्य के पास जाना चाहिए। पेशेंट की सर्जरी भी कारगर नहीं है, कीमोथेरेपी भी कारगर नहीं है, रेडिएशन भी कारगर नहीं है, यही तो ऑप्शन है उनके पास। कीमोथेरेपी के बाद में कई पेशेंट आते हैं कि 3 कीमोथेरेपी ले ली, 6 ले ली, लेकिन उठा नहीं जाता। सक्षम है, आयुर्वेद ही सक्षम है कैंसर को हराने में भी। बॉडी में कहीं भी कैंसर हो सकता है। अब ये रामबाण औषधि लीवर के लिए। नमस्कार, नेशनल खबर देख रहे हैं आप और मैं प्रज्ञा झा। आज नेशनल खबर की पूरी टीम जो है दिल्ली से 200 किलोमीटर दूर हरियाणा के अटेली मंडी में मौजूद है, एक ऐसे हॉस्पिटल में जहां पर कैंसर को लेकर आयुर्वेदिक तौर पे इलाज किया जाता है। कैंसर के बारे में आप सभी जानते हैं, एक गंभीर बीमारी है जिसका कितना भी इलाज करा लेना, दवाइयाँ ले लेना, कीमो ले लेना काफ़ी नहीं होता। आजीवन आपको दवाइयाँ लेनी ही पड़ती हैं। लेकिन आयुर्वेद ये दावा करता है कि आपके कैंसर को पूरी तरीके से ख़त्म किया जा सकता है। और आरआर आयुर्वेदिक हॉस्पिटल ये जो पूरा दावा है, इसमें किस तरीके से काम करता है, इस पर हम जानकारी लेने वाले हैं। यहाँ पर हमारे साथ पेशेंट भी मौजूद होंगे और साथ में आयुर्वेदाचार्य भी मौजूद होंगे, डॉक्टर रमेश जी, जो इस पूरी जानकारी को हमें देंगे कि आखिर कैसे आरआर आयुर्वेदिक हॉस्पिटल जो है कैंसर को हरा पाने में कारगर है। तो चलिए हमारे साथ अंदर और बात करते हैं आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर रमेश जी से। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हम हरियाणा के अटेली मंडी में मौजूद हैं और ये आरआर आयुर्वेदिक हॉस्पिटल है। और इसी साक्षात्कार के अंत में हम लिवर कैंसर के जो एक पेशेंट होंगे उनके जो रिपोर्ट है उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले हम आयुर्वेद से आखिर कैसे कैंसर को हराया जा सकता है इस पर चर्चा कर लेते हैं। और अभी हमारे साथ मौजूद होंगे आयुर्वेदाचार्य रमेश कुमार जी। सर, आपका बहुत स्वागत है। सबसे पहले नमस्ते। जैसे अभी हम आयुर्वेद के बारे में चर्चा कर रहे हैं और कैंसर को लेकर जो है कई नई खबरें जो हैं सामने आती जा रही हैं। अगर दूसरी पैथियों की बात करें तो वहाँ पे इलाज है या नहीं है, इस पे फ़िलहाल हम बात नहीं करते। हम बात कर रहे हैं कि आयुर्वेद में कैंसर का इलाज है या नहीं है और कैसे इलाज होता है, इसके बारे में आप हमें कुछ बता सकते हैं? आयुर्वेद में सिर्फ कैंसर ही नहीं जी, हर प्रकार की बीमारी का संपूर्ण रूप से इलाज होता है। सक्षम है, आयुर्वेद ही सक्षम है कैंसर को हराने में। बिल्कुल। किसी भी पैथी में अभी तक किसी ने भी ऐसी कोई दवा, किसी डॉक्टर साइंटिस्ट ने ऐसी कोई दवा इजाद नहीं की जिससे कैंसर से मुक्ति पाई जा सके। सैकड़ों प्रकार का कैंसर होता है, शरीर की बॉडी में कहीं भी कैंसर हो सकता है। अनेकों कारण है कैंसर बनने के। एक तो ये है कि आज की तारीख में कैंसर होने के अनेकों कारण सामने आ चुके हैं, जबकि कैंसर को हराने में सिर्फ एक ही दवा है जिसे करक्यूमिन कहा जाता है, जो केमिकल है करक्यूमिन जी, वही कैंसर को हरा सकता है। बाकी किसी भी पद्धति में इसका कोई इलाज नहीं, और वो सिर्फ आयुर्वेद से ही हमें प्राप्त होता है। बिल्कुल। और आगे आपने ये कहा कि आप कैसे दवाइयाँ तैयार करते हैं, जो आपका सवाल है, तो मैं पहले भी बार बार आपको बता चुका हूँ कि करक्यूमिन गौमूत्र में और हल्दी में ये नेचुरल चीज़ें हैं, गॉड गिफ्ट है। हमारी औषधियों में करक्यूमिन पाया जाता है, उसका हमें कैसे उपयोग करना है। हम जो दवाइयाँ बनाते हैं, मेरी टीम जो मेरे साथ लग के दवाइयाँ बनाती हैं, गविष्यों के निरीक्षण में दवाइयाँ तैयार होती हैं, सारी औषधियाँ तैयार होती हैं। तो इसका बनाने का तरीका 5 प्रकार के अर्क हम तैयार करते हैं कैंसर पेशेंट के लिए। वो अर्क होता है, अलग अलग प्रकार की उसमें औषधियाँ होती हैं, प्लस गौमूत्र होता है। उनका सबको जो है सारी औषधियों को कूट छान के बांध के गौमूत्र में छोड़ दिया जाता है। उसके बाद में उसका अर्क तैयार किया जाता है, किसी बड़े बर्तन में उसको ऊपर से सील करके साइफन के जरिए एक एक ड्रॉप अर्क निकलता है।
गौमूत्र का और उन दवाओं का जो अर्क है, जी। तो हम एक बार में 15 लीटर करीब गौमूत्र लेते हैं, प्लस उसमें अलग अलग प्रकार की दवाइयाँ होती हैं। हर प्रकार के अर्क में 12 से 13 घंटे में एक प्रकार का अर्क हमें तैयार मिलता है, जिसमें कम से कम 10 से 11 बोतलें हमें एक बार में तैयार मिलती हैं। 10 से 12 घंटे आप जब जी। उसे पकाते हैं या? हाँ हाँ। ओके। और कौन कौन सी जड़ी बूटियों का उपयोग किया जाता है? जैसे आपने हल्दी और करक्यूमिन का तो बता दिया कि ये जो है पाया जाता है गौमूत्र में, हल्दी में भी पाया जाता है करक्यूमिन। ये मेरी लेकिन- सारी औषधियाँ सामने रखी हैं, जी। एक एक के बारे में मैं बता देता हूँ आपको। ये है तुलसी, हल्दी, गौमूत्र, जीरा और सौंफ। अच्छा। तो गौमूत्र में, तुलसी में, हल्दी में, सब में करक्यूमिन है, बिल्कुल। कैंसर को हराने में सक्षम है। आप इसके- ये भी बता सकते हैं कि कौन कौन से कैंसर में कौन सा अर्क कारगर होगा? हर प्रकार के कैंसर के लिए सब में ये गौमूत्र है, गौमूत्र में करक्यूमिन है। जी। हर प्रकार के कैंसर के लिए यही दवाइयाँ हैं। अच्छा। एक आध विशेष के लिए कोई हो तो उनके लिए, जैसे किसी को लंग्स में प्रॉब्लम है, किसी को किडनी में प्रॉब्लम है, तो उसके लिए थोड़ा सा बदलाव किया जाता है, बाकी यही सेम है। अच्छा, ठीक है। ठीक है जी। अब ये दवा है पुनर्नवा। पुनर्नवा। इसमें 9-10 प्रकार की औषधियाँ हैं, प्लस गौमूत्र है। उसी पर का प्रोसेस वही है अर्क बनाने का। पुनर्नवा का मतलब है नवजीवन। ये हमारी इम्यूनिटी को मजबूत रखता है, हमारी पेट से संबंधित जितनी भी बीमारियां हैं उनको ख़त्म करता है। इसके बाद है सर्पगंधा। जी। सर्पगंधा एक औषधि है। सर्पगंधा में जीरा और सौंफ प्लस गौमूत्र, इसका अर्क तैयार किया जाता है। ये हमारे ब्लड को रूटीन में रखता है, गाढ़े ब्लड को पतला करता है। अच्छा, प्योरिफिकेशन का भी काम करते हैं? जी। ठीक है। ये है कांचनार। कांचनार, ठीक है। किसी भी प्रकार की शिष्ट को, इसमें कांचनार, गौमूत्र, सौंफ और जीरा, किसी भी प्रकार की शिष्ट, चाहे वो नॉर्मल है चाहे कैंसर की है, उनको पिघलाने में, टीबी की है, कोई भी शिष्ट है उनको पिघलाने में काम आता है। अच्छा। ये कैल्शियम, कैल्शियम, ठीक है। ये भी इम्यूनिटी के लिए। तो ये सारी चीज़ें, सारी औषधियाँ, ये जो लिक्विड मैंने बताए हैं, सबका बनाने का तरीका एक ही है। 12-13 घंटे में एक प्रकार का अर्क तैयार होता है। जी। जैसे शराब की भट्टियों से एक एक बूंद निकलता है साइफन के जरिए, शराब बनाने वाले जो बनाते हैं ना, उसी प्रकार से ये तैयार होता है। ये AHB चूर्ण है। ठीक है। वात पित्त कफ को कंट्रोल करता है, पूरे पेट की सफाई करता है। ठीक है। कहने को हम इसको त्रिफला कह सकते हैं, लेकिन साधारण त्रिफला नहीं है तो इसी में आंवला, अरहर, बहेड़ा, 3 फलों को मिला के त्रिफला बना है। लेकिन इसका बनाने का विशेष प्रक्रिया है। इसको 7 से 8 दिन गौमूत्र के अर्क में भिगोया जाता है, 20-21 दिन इसको छाया में सुखाया जाता है, उसके बाद ये बनाया जाता है। इन्हीं के साथ, इस अर्क के साथ साथ ये घनवटियाँ हैं जो इन्हीं औषधियों से तैयार होती हैं, जो इसके अर्क के साथ ही लेनी होती है, 2-2 घनवटी। ठीक है। सबकी अलग अलग है। अलग अलग। जैसे सर आप सौंफ के बारे में भी बता रहे हैं, तो सौंफ का भी कोई फ़ायदा होता है? हाँ, सौंफ का भी फायदा है। सौंफ हमारी जो है डाइजेशन, उसको भी ठीक रखता है और किसी प्रकार की स्मेल है उसको भी ख़त्म करता है। अच्छा। जैसे गौमूत्र से हम अर्क तैयार करते हैं तो उसमें गौमूत्र की स्मेल ना हो, अच्छा। इसके लिए सौंफ और जीरा का इस्तेमाल किया जाता है। और डाइजेशन के लिए तो दोनों चीज़ें काम करती हैं। बिल्कुल। ये नासिका है, नासिक। ये नाक और नाभि में प्रयोग की जाती है। अच्छा। देसी गाय का घी है, प्लस पंचगव्य, गौ माता के 5 प्रोडक्ट 45 दिन में तैयार होती है। अच्छा, तो ये सारा प्रोसेस करने में हाँ, कितना समय जाता होगा आपका? आपने एक बॉटल का तो 12 घंटे बताया। एक बोतल का नहीं, एक प्रकार के अर्क बनाने। बनाने का, जी
सपोज हमने 15 लीटर अर्क लिया, वो गौमूत्र लिया, उसमें सारी औषधियाँ बांध के हमने डाल दी और भट्टी को चला दिया सील करके। तो सुबह 5 बजे अगर चलाता हूँ तो शाम को 3-4 बजे तक वो निकलता है। अच्छा। 1 से 1.5 घंटे तक अमोनिया निकलता है उसका। अच्छा। जब अमोनिया निकल जाता है लगभग 3 लीटर, तब फिर अर्क निकलना शुरू होता है। अमोनिया जो निकलेगा वो थोड़ी स्पीड से निकलेगा। अच्छा। जब अमोनिया निकलना बंद हो जाएगा तो भट्टी की आवाज़ बदल जाएगी, हमें पता लग जाएगा कि अब ये शुद्ध चीज़ हमें मिल रही है, तो हम उसको इस्तेमाल कर लेंगे, अपने बर्तन में स्टॉक कर लेंगे। अच्छा। जब वो 2.5-3 लीटर पीछे वेस्ट स्क्रैप जो बचता है वो रह जाता है, तब फिर भट्टी की आवाज़ बदल जाती है। तो जो चीज़ असल चीज़ होती है वो हम निकाल लेते हैं, वेस्ट होती है उसको हम फेंक देते हैं। 15 लीटर लिया, 3 लीटर पीछे बच गया, 3 लीटर अमोनिया, 6 लीटर ये निकल गया और 2-3 लीटर कम से कम जल भी जाता है। तो 15 लीटर में कितना मिलेगा हमें? 9 लीटर, 9-9.5 लीटर। जी जी जी। अच्छा सर, जैसे कोई व्यक्ति जो है अगर सर्जरी से पहले आयुर्वेद में आना चाहता है, उसे बोल दिया गया है कि रेडिएशन कराना है, कीमो कराना है, और एक लास्ट स्टेज आ जाती है कि अब या तो वो आयुर्वेद को चुन ले, और आयुर्वेद एक स्लो प्रोसेस है, और वहीं पर वो दूसरी तरफ कीमो को चुने, तो किसकी तरफ जाना चाहिए आपके हिसाब से? किसकी तरफ उसे चुनना चाहिए? मेरे हिसाब से तो कहीं से भी किसी भी अच्छे आयुर्वेदाचार्य के पास जाना चाहिए, क्योंकि कैंसर पेशेंट की सर्जरी भी कारगर नहीं है, कीमोथेरेपी भी कारगर नहीं है, रेडिएशन भी कारगर नहीं, यही तो ऑप्शन है उनके पास। कुछ समय के लिए राहत जरूर मिल जाएगी, लेकिन कमज़ोरी, कीमोथेरेपी के बाद में कई पेशेंट आते हैं कि 3 कीमोथेरेपी ले ली, 6 ले ली, लेकिन उठा नहीं जाता, कमज़ोरी बहुत आ जाती है, जबकि कीमोथेरेपी तो इम्यूनिटी के लिए ही है। वो पेशेंट सहन नहीं कर पाता। कुछ पेशेंट लापरवाही भी करते हैं, कुछ ये समझते हैं कि मैं दोनों को मिला के मिक्सअप कर लूँ, आयुर्वेद की भी दवाइयाँ लेता रहूँ और वो भी ले लूँ। कई तरह के वो होते हैं। उसमें जो है सर्जरी के बारे में जैसे आपने पूछा कि मेन जो रूट्स होती हैं कैंसर की 2 प्रकार का होता है। वैसे तो सैकड़ों प्रकार का है, लेकिन 2 प्रकार का होता है, एक बेनाइम है, एक मैलिग्नेंट है। बेनाइम है जो एक ही जगह रहेगा ट्यूमर जी। अगर उसकी भी सर्जरी करवाता है पेशेंट, तो सर्जरी के दौर में उसको निकालते टाइम 1-8 सेल, 1-2 सेल, कुछ किसी का गला दबाएंगे तो छटपटाएगा ना, 1-2 सेल जरूर इधर से उधर छिटक के भागेंगे, कुछ समय के बाद में फिर वो कैंसर बन जाएगा। अब रही दूसरे प्रकार की बात, जैसे मैलिग्नेंट है और उसको एडवाइज करता है डॉक्टर कि भाई इसकी हम सर्जरी करेंगे, तो मैलिग्नेंट की सर्जरी करना तो मुझे तो नहीं लगता कि उचित है, क्योंकि जो चीज़ एक जगह से दूसरी जगह फैल रही है तो कहाँ कहाँ की सर्जरी होगी। तो मैलिग्नेंट कैंसर की सर्जरी करते हैं वो भी गलत है। बाकी ये मैंने बार बार कहा है कि कहीं भी पूरी दुनिया में आज तक इसकी दवा की, इसकी औषधि की खोज नहीं हुई है। ये जो चीज़ें हैं सब कुछ गॉड गिफ्ट है, इससे कैंसर का इलाज संभव है अगर पेशेंट अपनी आज देखभाल अच्छे से करता है। आज इतनी ज़बरदस्त तरीके से जो फैल रहा है उसके बारे में बता रहा हूँ। आज हमें चिंता इस चीज़ से की करनी चाहिए, इस चीज़ की चिंता नहीं करनी चाहिए कि मुझे कैंसर हो गया। हमें चिंता इस चीज़ की करनी चाहिए कि कैंसर हमें ना हो, कोई भी बीमारी हमें ना हो, उससे हमें कैसे बचना है, उस पर ध्यान देना होगा। नहीं तो आने वाले समय में बहुत ही भयानक रूप से इसका फैलाव हो जाएगा। कैंसर ही नहीं, सभी तरीके की बीमारियां, सभी बीमारियों। बिल्कुल सर, आपके पास भी तो अलग अलग तरीके के कैंसर के पेशेंट्स आते रहते हैं। हम भी मतलब बहुत सारे पेशेंट से मिल चुके हैं, माउथ कैंसर, लंग कैंसर, लिवर कैंसर, अलग अलग तरीके के। अच्छा, उनके ठीक होने का प्रोसेस क्या है? कितने प्रतिशत लोग जो हैं वो कैंसर से निजात पा रहे हैं, कितने समय में पा रहे हैं? देखो, नॉर्मल वे में 4 से 6 महीने कैंसर पेशेंट को लग जाते हैं, जो अच्छे से अपने देखभाल करता है। जो ये सोच लेता है कि मुझे तो इस बीमारी से निजात पानी ही पानी है, तो वो अपने लाइफस्टाइल में, अपने खान पान में, सब चीज़ों में बदलाव करेगा। हमें नेचुरल चीज़ों की तरफ जाना पड़ेगा। जीभ का स्वाद हमें छोड़ना पड़ेगा,
हमें जो अपने पुराने ढर्रे पे जहाँ हमारे बुजुर्ग आए हैं आज तक उनको कुछ नहीं होता था, उस ढर्रे पे हमें लौटना पड़ेगा, क्योंकि आज कोई भी ना कोई खान पान की चीज़ है वो उसमें प्योरिटी है। जो भी चीज़ हम खा रहे हैं जहर के अलावा कुछ नहीं है। बिल्कुल, मिलावट बहुत ज़्यादा है हर चीज़ में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसमें मिलावट नहीं है। सरकार का इस पर कोई कंट्रोल नहीं है, खुलेआम बिकती हैं। क्या नुकसान कर रही है क्या नहीं कर रही है वो हमें खुद से सोचना है, अपने आप को हमें बचाना है। और बचाने का सिर्फ एक ही तरीका है बचने का, कि किस प्रकार से हम जो है नेचुरल चीज़ों का इस्तेमाल करें, फास्ट फूड वगैरह ये खाना छोड़ दें, योग का सहारा लें। बिल्कुल। अच्छा सर, बहरहाल जैसे हम अभी पेशेंट्स के बारे में बात कर ही रहे हैं, मैंने लोगों को बताया भी है कि हम लिवर कैंसर के जो पेशेंट हैं उनके बारे में बात करेंगे, रिपोर्ट पर चर्चा करते हैं कि रिपोर्ट क्या आई है उनके बारे में, तो कुछ आप बता सकते हैं उस रिपोर्ट के बारे में? एक पेशेंट है की रिपोर्ट है 9/11 की रिपोर्ट है ये जी। 4 महीने बाद जो है पी लिया था इनको। अच्छा। OTPT बहुत ज़्यादा बढ़े हुए थे, लीवर कैंसर था। अच्छा। और ये आज की रिपोर्ट है इनकी, काफ़ी कुछ सुधार है इनमें, बल्कि बहुत कुछ सुधार है। अभी थोड़ा सा पीलिया बरकरार है। ये रिपोर्ट मैंने इससे पेशेंट से कहा था कि भाई वीडियो बनवाओ आपका, जी जी। लेकिन वो अपनी प्राइवेसी के लिए सीक्रेट रखना चाहते हैं, बिल्कुल। झिझक महसूस करते हैं। इस बात का ध्यान हम भी रखते हैं और प्रिवेसी को ना सामने रखते हुए उनकी रिपोर्ट्स हम सामने रखते हैं। सर, इसके बारे में अगर हम चर्चा करें, जैसे सीरम जो है 21.36 और यहाँ पर 4, कैसे ट्रीटमेंट हुआ सर इनका? ये देखो ना, ये पुरानी रिपोर्ट है इनकी। हाँ, 25/3/2024 की है। ये 25/3/2024 की, ये 9/11 9/11 21.36 था ये बिलोरुबिन का। जी। पीलिया बढ़ा हुआ था, अब ये 4.56। बिल्कुल। अब भी ज़्यादा है, अब भी नॉर्मल रेंज से अब भी ज़्यादा है, लेकिन काफ़ी कुछ सुधार। 4 पे आना बहुत जी, बड़ी बात जी। होती है। बिल्कुल। ये पीले से संबंधित हैं। ये OTPT जो लीवर में बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ 419.2 ANT या SGPT। SGPT, जी ये लीवर का SGOT जी। 358.1 1.47 यहाँ नीचे 23.57 बिल्कुल। ये नॉर्मल आ गया। बिल्कुल। तो लिवर में जैसे प्रॉब्लम्स होती है तो कोई पेशेंट क्या क्या प्रॉब्लम फेस करता है? कैंसर के जो पेशेंट्स होते हैं, डाइजेशन नहीं होता, उल्टियाँ होती हैं, पेट दर्द होता है, एसिड बनता है, गैस बननी शुरू हो जाती है, कमज़ोरी महसूस करता है, खाया पिया नहीं लगता, खा लेता है तो फिर वो डाइजेस्ट नहीं होता, उल्टियाँ आनी शुरू हो जाती हैं। तो ऐसे पेशेंट को कंट्रोल कर पाना बहुत बड़ी बात होती है। फिर बहुत धीरे धीरे, बहुत स्लो प्रोसेस है इसका आयुर्वेद का। अगर लीवर में दिक्कत आ गई है तो वो बहुत धीरे धीरे क्योर होना होता है, ये नहीं है एलोपैथ की हम किसी भी मेडिसिन का इस्तेमाल करेंगे तो डॉक्टर नॉर्मल वे में हमें 7 दिन की दवाई देगा। 7 दिन जब हम वो दवा लेते हैं उस दौर में हमें कुछ नहीं होता। जिस चीज़ के लिए हम दवा लेने गए थे कि उल्टियाँ हो रही हैं, दर्द हो रहा है या कुछ गैस बन रही है, लेकिन 8वें दिन वही समस्या फिर शुरू हो जाएगी। फिर 14 दिन की देगा, 15 दिन फिर वही समस्या शुरू हो जाएगी, फिर 28 दिन की देगा, 29वें दिन फिर वही समस्या शुरू हो जाएगी। इतना थक जाएगा वो पेशेंट, थक हार के कोई और ठिकाना ढूंढ लेगा, उस डॉक्टर को छोड़ देगा। क्योंकि है ही नहीं, कंट्रोल कर सकते हैं सिर्फ आयुर्वेद में ही इलाज संभव है। मैंने बार बार यही कहा है किसी अच्छे आयुर्वेदाचार्य से। अब ये रामबाण औषधि लीवर के लिए पुनर्नवा, जी। इसमें 9 प्रकार की औषधि हैं। पुनर्नवा, चिरायता, भूमि आंवला, मकोय, सौंठ, सौंफ, जीरा, गिलोय, नीम, अच्छा, और प्लस गोमूत्र। गोमूत्र तो अब इस प्रकार से इसको प्यूरिफाई किया गया है कि ये खराब नहीं होता, कितने दिन तक चल सकता है? लाइफ टाइम में भी खराब नहीं होगा इसमें। ठीक है।
तो पेशेंट्स की रिपोर्ट भी जो है काफ़ी अच्छी आई है। अच्छा सर, आप बताएंगे क्या आपने इन्हें डाइट वगैरह, क्या डाइट प्लान बताया था? डाइट प्लान तो जैसे सिर्फ पेशेंट का है नहीं, हर एक के लिए जो डाइट प्लान होता है वही मैं पेशेंट को भी बताता हूँ, और वो सबको करना है, आज नहीं तो कल ज़रूरत महसूस करेगा वो करने की, और करना पड़ेगा, मजबूरी में करते हैं यहाँ के लोग तो। हाँ जब बिल्कुल नाक में दम आ जाता है ना तब करते हैं। बिल्कुल। चलिए, अच्छा सर, जैसे अभी तो फिलहाल हम अटेली मंडी में हैं, और अगर आपके सेंटर्स की बात करूं, कहाँ कहाँ अटेली मंडी आप आना बहुत मुश्किल होता है, कि कोई दिल्ली में है तो चलो ठीक है, बट अगर दिल्ली से बाहर है, बहुत दूर पड़ता है किसी इंसान के लिए, तो आपके सेंटर्स के बारे में कुछ बता सकते हैं हमें? यहाँ के अलावा मैं संडे के दिन एक दिन 9 बजे से 3 बजे तक दिल्ली जाता हूँ। 9 से 3, ठीक है। और मैं एक बात और बता दूं कि मैं अपनी औषधियों से किसी प्रकार का कंप्रोमाइज़ नहीं करता, लिमिटेड ही बना पाता हूँ। अभी विचार है अम्बाला का भी, टीम को बढ़ा रहा हूँ मैं, और अम्बाला में जगह भी सेट कर दी थी मैंने, लेकिन ये इसकी वजह से, आने जाने की वजह से, किसान आंदोलन की वजह से अभी मैं नहीं जा पाया हूँ वहाँ। अभी जल्दी ही वो शुरू करने वाला हूँ। बाकी मैं तो सिर्फ यहीं देख सकता हूँ, लिमिटेड पेशेंट को देख सकता हूँ जितनी दवा मैं बना पाता हूँ। मेरे यहाँ लाइन लगाने की आवश्यकता नहीं है। 1 से 2 घंटे तक मैं पेशेंट को आराम से बिठा के समझाता हूँ, काउंसलिंग करता हूँ अच्छे से। जब उसको समझ आ जाता है, मेरी बातों को फॉलो करता है, तभी मैं उसको दवा प्रोवाइड करता हूँ, वैसे मैं दवा भी नहीं देता। सर, आपसे एक सवाल और होगा मेरा आखिरी, कि जो पेशेंट नहीं आ सकते हैं इन तीनों ही सेंटर्स पे, तो वो आपसे इलाज कैसे लें? फ़ोन से संपर्क कर सकते हैं, उनको हम ऑनलाइन दवा प्रोवाइड करवा देते हैं। पेशेंट की रिपोर्ट के आधार पर रिपोर्ट मंगवा लेते हैं, रिपोर्ट की स्टडी करने के बाद में दवा हम उनको भिजवा देते हैं। जब दवा उनके पास पहुंच जाती है तो मैं पेशेंट को बोलता हूं कि भाई आप जो है किसी भी समय, ये तो नहीं कि रात को 1 बजे, किसी भी समय, खाली समय में, शाम को 6, 7, 8 बजे के बाद में, जैसे भी आप मेरे से काउंसलिंग कर सकते हो अच्छे से। आधे पौने घंटे फ़ोन पे मैं उनको एक एक बात समझाता हूँ, कैसे कौन सी दवा लेनी है, कैसे लाइफस्टाइल में बदलाव करना है, क्या खाना है, क्या पीना है, क्या परहेज है, एक एक चीज़ बताता हूँ बारीकी से। उसके बाद वो दवाइयाँ शुरू करता है। अच्छा सर, एक चीज़ और है कि आजकल हम सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, जैसे गौमूत्र की बात हो ही रही है, लोग डायरेक्टली जो है गौमूत्र का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, तो क्या वो चीज़ हेल्दी है? क्या ये गौमूत्र और उस गौमूत्र में कोई समानता है? क्या पिया जा सकता है इसे डायरेक्ट? जी नहीं, मैं बार बार वीडियो के माध्यम से लोगों को जागरूक करता हूँ कि सीधे तौर पे गौमूत्र का सेवन कभी भी ना करें। किसी भी आयुर्वेदाचार्य से उसका हार का बना हुआ ये तैयार जो है उसको ले सकते हैं, या फिर खुद बनाए घर में। वो प्रोसेस, वो मैंने एक एक चीज़ पहले भी बता रखी है, फिर बता देता हूँ कि वो गौमूत्र सुबह सुबह लेना पड़ता है, देसी गाय का लेना पड़ता है, 2 साल से कम बच्चा नहीं होनी चाहिए, पीठ पे कुबड़ होना चाहिए, गाय बीमार नहीं होनी चाहिए, गाय प्रेग्नेंट नहीं होनी चाहिए, ब्याही हुई नहीं होनी चाहिए, ब्याने वाली नहीं होनी चाहिए। उसका टाइम पीरियड होता है। ब्याने वाली है तो 45 दिन तक, ये ठीक है कि कर्क्यूमिन पाया जाता है उसमें, लेकिन 45 दिन तक हमें कुछ नहीं मिलेगा। वो जो गौमूत्र हम पिएंगे वो हमें नुकसान ही करेगा। जो ब्याने वाली गाय है, जो ब्याह गई है उसका भी 45 दिन तक, जो प्रेग्नेंट हो गई तब भी 45 दिन तक। ऐसे सीधे तौर पे मेरा सुझाव है, कोई भी किसी के कहने सुनने से, ये ठीक है कि कर्क्यूमिन है उसमें और सबसे ज़्यादा पाया जाता है, लेकिन वो नुकसान ज़्यादा करेगा, फ़ायदा नहीं करेगा। उसमें इतने बैक्टीरिया होते हैं हमारी बॉडी को जो मेंटेन रख रहे हैं, अच्छे वाले सेल्स, उनको भी ख़त्म कर देंगे वो, और हमारी कमज़ोरी बढ़ जाएगी। अगर पेशेंट के जो है ये सोच रहे हैं कि जिसकी लाइफ बची हुई है 1-2 साल, तो वो 1-2 साल नहीं, महीनों में ही अपनी गिनती शुरू कर दे। तो गौमूत्र ऐसे नहीं ले, किसी भी शोध किया हुआ। अब मैंने बताया ना कि 5 प्रकार का है, मैं एक ही प्रकार का बना दूंगा। अगर इसमें वो है कि भाई सिर्फ कर्क्यूमिन से ही कैंसर खत्म होता है, तो एक ही अर्क तैयार कर दूंगा। जरूरी थोड़ी कि 5 प्रकार का अर्क बनाना या इतनी औषधियाँ डालना उनमें। तो सीधे तौर पे कोई भी ना लें। इमरजेंसी के तौर पे कभी लेना भी पड़े, कोई दवा नहीं ले पा रहा है, तो उसका भी एक फार्मूला जो मैंने बताया, और सुबह सुबह का लेके उसका फैना ख़त्म करके, अमोनिया जिसे कहते हैं, अच्छे से उसको 7-8 बार छान के सूती कपड़े से 10 या 15 ml या ज़्यादा से ज़्यादा 20 ml का सेवन एक बार कर सकता है। ठीक है।
थोड़ी हल्दी डाल ले उसमें चम्मच भर, और उसको इतना उबाले कि वो, और एक ही बार ले सकता है उसको, ये नहीं कि उसको उठा के दोबारा ले लिया हमने, सेकंड टाइम के लिए नहीं। ठीक है, ठीक है। तो मतलब बेसिकली ये है कि डायरेक्टली सेवन नहीं करना ना, चाहिए। बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ओके, थैंक यू सो मच सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और ख़ास जानकारी के लिए, बहुत शुक्रिया सर। धन्यवाद। तो ये थी खास जानकारी कैंसर के बारे में कि आखिर कैसे आयुर्वेद जो है वो कैंसर पे काम करता है, कैसे आयुर्वेद से कैंसर को मात दिया जा सकता है। साथ ही अगर आप भी कैंसर पेशेंट हैं और आपने जैसे पूरा प्रोसेस सुना है, आप घर पे इस्तेमाल करना चाहते हैं, प्लीज़ किसी भी आयुर्वेदाचार्य से इसके बारे में जानकारी ज़रूर लें। ना सिर्फ गौमूत्र बल्कि किसी भी प्रकार की औषधि दवाइयाँ लेने से पहले, ऑनलाइन जाकर सर्च करने से पहले एक बार आयुर्वेदाचार्य से ज़रूर बात करें कि क्या ये मेडिसिन या क्या ये जो औषधि है उसे लिया जा सकता है या नहीं। और तब तक के लिए आप हमारे चैनल के साथ यूं ही बने रहिए।